हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और यहाँ पर आपको दोनों पिक्चर्स में से कौन सी फोटो ज्यादा क्लियर दिख रही है। पहली, राइट? वेल, ये पिक्चर गूगल अर्थ से ली हुई न्यूयॉर्क की फोटो है और दूसरी पिक्चर मुंबई शहर की है। पर दोनों भी पिक्चर्स की क्लैरिटी में इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों जब भी हम सैटेलाइट इमेजेस को देखते हैं तो इंडिया के पिक्चर्स ब्लर आते हैं? और शायद इसके पीछे का रीजन ये है कि यूएसए के सैटेलाइट इमेजेस सैटेलाइट्स नहीं बल्कि एयरप्लेन्स में लगे हुए कैमराज लेते हैं। तो फिर क्यों यूएसए जैसे सुपर पावर कंट्री इसे यूज कर रही है और इंडिया इस टेक्नोलॉजी को सिक्योरिटी रीजंस बोल के अपनाने से इनकार कर रही है? और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और चाइना भी। क्या इसका रीजन इन तीनों कंट्रीज में चल रहे आपसी मतभेद है? वेल, जो भी रीजंस होंगे उनके ऊपर से आज हम करेंगे पर्दाफाश और गेन करेंगे बहुत सारा नॉलेज इन द प्रोसेस। So without wasting any time, let us get on with our today's video titled Why are satellite maps in India blurry compared to other countries? अब सैटेलाइट इमेजेस की क्लैरिटी में डिफरेंस को जानने के लिए सबसे पहले हम जूम इन करेंगे इंडिया की हिस्ट्री में और पहुंचेंगे साल 1999 के कारगिल वॉर के वक्त, जब हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर एलओसी पे पाकिस्तान से लड़ रहे थे। उस दौरान वॉर में तैयार रहने के लिए इंडिया ने यूएसए से कारगिल के आसपास के एरियाज की सैटेलाइट इमेजेस और एरियल फोटोग्राफ्स मांगी थी, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में यूएसए के पास ही जीपीएस यानी ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम था, जिसपे उनका पूरी तरह से कंट्रोल था। बट अमेरिका ने वॉर की सेंसिटिव सिचुएशन के चलते इंडिया की इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया था, जिस पे 2019 में कारगिल वॉर के एक्स आर्मी चीफ वीपी मलिक ने स्टेटमेंट दिया था कि जंग के वक्त एक एक सैटेलाइट की पिक्स ₹36,000 में दी जा रही थी, जो कि 2 से 3 साल पुरानी थी। पर वहीं दूसरे तरफ रशिया ने अपनी नेविगेशन सिस्टम 1995 में लॉन्च कर दी थी, बट वो इफेक्टिव नहीं था और उसका रिस्टोरेशन ही 2001 के बाद हुआ था। बेहतर होती तो शायद हमें कारगिल वॉर में ज्यादा आसानी होती, क्योंकि तब रशिया और इंडिया के रिलेशंस ऑलरेडी अच्छे थे। उस वक्त हमारे सोल्जर्स की हिम्मत और अपने देश के लिए मर मिटने वाला जुनून ही था सिर्फ, जिस वजह से हम वो वॉर जीत पाए। लेकिन क्यों 1969 में इसरो बनने के बाद भी इंडिया के पास खुद की कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं थी? और फिर 2001 में अपने रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी आरएसटीपी के चलते क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ 5.8 मीटर्स ग्राउंड स्पेशियल डिस्टेंस यानी जीएसडी ही अप्रूव किया था? और वहीं 2005 में जब गूगल ने अपना गूगल अर्थ टूल लॉन्च किया और उसमें इंडियन सिटीज को इंक्लूड किया, तब उस पे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने चिंता जताई, ये कहते हुए कि इसे टेररिस्ट कामों के लिए यूज किया जा सकता है। अब क्या इससे ये साबित होता है कि इंडिया सैटेलाइट नेविगेशन की सिस्टम से डरता है? वेल, इसका जवाब है इंडिया डरता नहीं, बस चौकन्ना रहना चाहता है, क्योंकि पहले से ही हम हमारे दो दुश्मन देश पाकिस्तान और चाइना से घिरे हुए हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम की चिंता 2008 में जाकर सच भी हुई थी, जब मुंबई पर टेररिस्ट अटैक हुए थे, जिसमें 175 लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल हुए थे। पर इसमें सैटेलाइट मैप का क्या कोई कनेक्शन था? यही सोच रहे हो ना? वेल, अटैक के दौरान मौजूद गनमैन के मुताबिक टेररिस्ट गूगल अर्थ के एप्लीकेशन की मदद से उनके टारगेट लोकेशंस और बिल्डिंग्स ढूंढ रहे थे। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने तक इस बात पे एग्री किया है, जिस वजह से 2011 में जब गूगल ने अपने गूगल स्ट्रीट व्यू को लॉन्च किया, जिसमें आप पबजी के एफपीपी मोड के जैसे रियल लाइफ रास्तों को देख सकते हो, उसे इंडिया ने सिविलियंस के यूज के लिए मना कर दिया। मतलब स्ट्रीट व्यू का एक्सेस इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आरएसडीपी रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड प्राइवेट कंपनीज को ही दी है। और इंडिया में स्ट्रीट व्यू यूज करने की इजाजत सिर्फ रेलवेज में से कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे को ही है। इसके अलावा गूगल स्ट्रीट व्यू पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने का एक और एक रीजन ये भी था कि गूगल स्ट्रीट व्यू इंडिया में आ गया तो इंडिया का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आसानी से दुनिया के लिए ओपन हो जाएगा, और स्पेशली उसके इर्द गिर्द घूमने वाले दुश्मनों के लिए, क्योंकि गूगल एक्यूरेट स्ट्रीट व्यू देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, वो कार्स पे कैमरा फिट करता है स्ट्रीट व्यू के लिए। नंबर 2, वो लोगों को हायर करके उनके बैकपैक में तक कैमरा इंस्टॉल करता है स्ट्रीट व्यू या फिर ऐसे गलियों के व्यू के लिए जहां सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। नंबर 3, एयरप्लेन्स में कैमरा फिट किए जाते हैं किसी भी जगह के एरियल व्यू के लिए। और अब इससे ही आप सोचो, क्या इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या इससे कोई ये नहीं पता लगा सकता कि कैसे कुछ गलत करके कहां से आसानी से भागा जा सकता है? शायद यही तो वो वजह है जिस वजह से इंडिया के अलावा रशिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज ने भी गूगल स्ट्रीट व्यू पर बैन लगा रखा है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट मैप्स पे सिर्फ गलत चीज ही हो सकती है, इन्हीं मैप से कईयों की मदद भी हो सकती है और हुई भी है, जैसे कि विलियम मोल्ट की मिसिंग केस। A 22-year-old case of a missing man, one step closer now to being solved thanks to Google Maps. 1997 में लैंटाना, फ्लोरिडा में उसे मिसिंग रिपोर्ट किया गया था। फिर 22 सालों बाद 2019 में पुलिस को फ्लोरिडा के मून बे सर्कल के पॉन्ड में डूबी हुई कार के अंदर से उसकी बॉडी मिली, जिसका ओरिजिनली पता चला था एक रैंडम आदमी को जो उस जगह को गूगल मैप्स के सैटेलाइट व्यू में देख रहा था। ऐसे ही 2011 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक औरत के घर बंदूक की नोक पे दिन दहाड़े 2 आदमियों ने चोरी की थी, जिसमें वो औरत तो बच गई थी, बट पुलिस को उस वक्त केस से जुड़ी कोई सबूत और लीड्स नहीं मिली। लेकिन 2014 में वही औरत की दोस्त ने जब उस औरत के घर के बाहर की स्ट्रीट व्यू को देखा तो वहां पे उसे 2 आदमियों की फोटोज मिली, जिसका डिस्क्रिप्शन उन चोरों से मेल खा रहा था। जिसके बाद पुलिस ने उस बंद केस को फिर से खोला और अंधेरे में रोशनी भरते हुए उन दोनों को पकड़ लिया। बट ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट सिस्टम से कोई बेनिफिट्स इंडिया को नहीं दिखे। 2006 में इंडियन गवर्नमेंट और IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के सैटेलाइट सिस्टम प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। और अगर देखा जाए तो IRNSS के लॉन्च से पहले ही इंडिया ने ऑलरेडी 2 सैटेलाइट्स गगन और जेमिनी को लॉन्च कर दिया था, जिसमें से गगन सैटेलाइट एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और साथ ही सर्वेलेंस के लिए काम आता है। वहीं दूसरा सैटेलाइट जेमिनी समुद्र में आने वाले तूफान के लिए प्रेडिक्शन और अलर्ट्स भेजने के काम आता है, प्लस रेस्क्यू मिशन में भी मदद करता है। अब ये सब क्यों? क्योंकि कारगिल के समय USA के साथ हुए सैटेलाइट इमेजेस की प्रॉब्लम्स के बाद इसरो ने डिसाइड कर लिया था कि वो खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे जिस पर सिर्फ इंडिया का ही कंट्रोल होगा और उसे कभी किसी और के सामने सैटेलाइट इमेजेस के लिए झुकना नहीं पड़ेगा। इस सोच के बाद उन्होंने बनाया इंडिया का नेविगेशन सिस्टम IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका नाम 2016 में हमारे PM नरेंद्र मोदी ने बदलकर नेविगेशन विद इंडिया कॉन्स्टिलेशन नाविक रख दिया। इसके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि हमारे नाविक की एक्यूरेसी अमेरिका के GPS से कहीं गुना बेहतर है। यानी अब तक हमने जो भी देखा उससे ये बात तो साफ है कि आज इंडिया में नहीं ग्लोबली भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के पीछे काफी सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट का हाथ होता है। पर दुनिया को ये अचीवमेंट्स मिलती ही नहीं अगर हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती। और क्या आप जानते हैं इस सब के पीछे की मेन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा है डेटा साइंस और उससे रिलेटेड मशीन लर्निंग, जिसकी मदद से दुनिया भर के सैटेलाइट्स, स्पेस प्रोब्स एटसेट्रा से मिली इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली ऑर्गेनाइज करके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और डेटा साइंस की ये इंडस्ट्री जो 2019 में $37.9 बिलियन की थी, वो 2024 तक 30% ग्रोथ के साथ $140.9 बिलियन की होने वाली है। अब गुड न्यूज तो यह है कि इस फील्ड में कोई भी एक बढ़िया करियर बना सकता है विद अ हाई पेइंग जॉब, वो भी वर्ल्ड्स टॉप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से डिग्री लेकर, जैसे लिवरपूल जॉन मूर्स, IIT मद्रास एटसेट्रा। और इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री पाने के लिए आपको हाई एक्सपेंसेस, लॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और वीजा की भागदौड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपग्रेड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूं व्हाई ओनली अपग्रेड नॉट अदर MOCs, तो बात बिल्कुल साफ है। अपग्रेड सिर्फ आपको सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि आपके करियर को भी फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड सोल्यूशन अचीव करना सिखाता है। साथ ही साथ यहाँ आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री के साथ ग्लोबल यूनिवर्सिटीज की रेप्यूटेड फैकल्टी भी मिलती है। यही नहीं, स्टूडेंट मेंटोर सपोर्ट, दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट से एलुमनाई स्टेटस, इंडस्ट्री लीडर्स और लीडिंग फैकल्टी के लेक्चर्स और क्लासेस, अपडेट और रेलेवेंट केस स्टडीज तो मिलती ही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिग्रीज आपको इंडस्ट्री रेडी करिकुलम एटसेट्रा देने के साथ प्लेसमेंट सपोर्ट भी देता है। तो आप भी अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन की लिंक से अपग्रेड की वेबसाइट को देख सकते हो और अपने बेहतर कल की आज से ही शुरुआत कर सकते हो। अब यहाँ हमने हमारे नेविगेशन सिस्टम नाविक के जन्म के बारे में तो जान लिया, अब देखते हैं दुनिया में वो कितना आगे है। तो यार अगर आपको गूगल में इंडिया के किसी डेस्टिनेशन को जाकर देखना है तो गूगल अर्थ के बजाय आप अभी इंडिया का डेवलप किया हुआ जियो प्लेटफॉर्म भुवन 3D के थ्रू जाके देख सकते हो। इसके अलावा आप नाविक के थ्रू अपने फोन पर एक्यूरेट मैप्स और सैटेलाइट इमेजेस को भी देख सकते हो मैप माई इंडिया ऐप के थ्रू। एंड अभी नाविक के ट्रैकर्स को इंडिया के सभी कमर्शियल व्हीकल्स में लगाने के लिए कंपलसरी किया गया है।
दैट्स रियली ग्रेट, राइट? इसे और बढ़ावा देने के लिए मोबाइल में लगने वाले स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के चिप्स अभी नाविक को सपोर्ट करेंगे और इस वजह से जहां हमें एक वक्त पर यूएस के सामने सैटेलाइट इमेजेस के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था, आज उसी के NDAA नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट ने 2020 में इंडिया की नेविगेशन सिस्टम नाविक को यूरोप के गैलीलियो और जापान के QZSS नेविगेशन के साथ मिलाकर अपने एलाइड सिस्टम में इंक्लूड किया है। मतलब कि ये सभी देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जरूरत पड़ने पर डेटा एक्सचेंज करेंगे। और अभी फ्यूचर के लिए इंडिया गिन्स यानी ग्लोबल इंडिया नेविगेशन सिस्टम की तैयारी कर रहा है, जिससे कि नाविक जो आज सिर्फ एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है वो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम बन जाएगा। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हमें ये तो पता चला कि क्यों इंडिया के सैटेलाइट इमेजेस बाकी कंट्रीज के मुकाबले कम रेजोल्यूशन वाले और ब्लरी क्यों होते हैं, एंड किस तरह इंडिया ने इस प्रॉब्लम को जानकर अपनी सिक्योरिटी और निर्भरता पर ध्यान देते हुए इसका सोल्यूशन भी निकाला है। तो आपको क्या लगता है भाई लोग, इंडिया कब तक अपनी ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम जिन्स को कंप्लीट करके लॉन्च करेगा? और क्या ये ग्लोबल सिस्टम गूगल अर्थ से भी ज्यादा अच्छा और एक्यूरेट होगा? और आप इंडिया के सैटेलाइट सिस्टम के फ्यूचर के लिए कितने एक्साइटेड हो, मुझे ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन ऑन कर दो, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी मिस ना कर सको। और हाँ, जाने से पहले भूलना मत कि आप इंडिया में बैठे बैठे आप वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से डेटा साइंस की डिग्री पा सकते हो ओनली ऑन अपग्रेड। और ऐसा करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जिस पर क्लिक करके आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।